वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है रिलीज ऑफ एक्यूज्ड सेक्शन 169, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड सेक्शन 63, एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड सेक्शन 249 ए जो कि मजिस्ट्रेट की पावर है, सेक्शन 265 के पढ़ेंगे जो कि कोर्ट ऑफ सेशन की पावर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पुलिस कब एक एक्यूज को रिलीज़ करती है और कौन कौन सी ग्राउंड है जिस पे मजिस्ट्रेट जो है एक बंदे को डिस्चार्ज कर सकता है। और इससे पहले हम सब ने 249 ए का एक सिंपल एक्विटल पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कंप्लेन केसेस में कब मजिस्ट्रेट जो हैं वो एक्विट कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट कब 245 में और 249 में और सेम लाइक सेशन कोर्ट में 265 के और 265 एच में कैसे एक्विट करते हैं। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। If upon an investigation under this chapter it appear to the officer in charge of the police station or to the police officer making an investigation that there is no sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a magistrate, such officer shall, if such person is custody, release him on his executing a bond with or without shortage, as such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take a cognizance of the offence on a police report and to try the accused or send him for trial। यानी कि एक पुलिस ऑफिसर यानी कि एसएचओ थाने का उसके पास इख्तियार है कि जब भी कोई ऑफेंस जो बेलेबल इन नेचर हो, कंपाउंडेबल हो, तो उसके अंदर पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो उस बंदे से, उस एक्यूज से क्या करेगा, एफआईआर के अंदर आज के बाद देखेगा कि इसकी एज सच कस्टडी ज़रूरी ना है कि इसको मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाए। वो क्या करेंगे, उससे बेल बॉन्ड लेके उसको रिहा कर देंगे कि जब आपकी पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 की तैयार होकर मजिस्ट्रेट के रूबरू पहुंच जाएगी तब आपने एट द स्टेज ऑफ ट्रायल वहां पे पहुंचना है लाजमी। तो ये सेक्शन 169 बिल्कुल सिंपल है, जिसमें पुलिस जो है वो किसी आम पर्सन से बेल बॉन्ड लेके उसको रिहा कर सकती है। रिहा से मुराद रिलीज़ कर सकती है। डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज सेक्शन 63 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि परवेज़ इलाही केस में भी मजिस्ट्रेट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 63 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि डील ही पावर ऑफ मजिस्ट्रेट को करती है कि जिसके अंदर मजिस्ट्रेट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया जो कि इससे पहले कभी नहीं किया गया। अगर ये किया जाए, अगर मोस्टली इस पावर का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से फैंसी ज़्यादा स्टेज ऑफ रिमांड जो हैं उसके अंदर बंदों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सारे फ्रिवुलस केसेस होते हैं। नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर shall be discharged except upon his bond or on bail or under the special order of a magistrate। यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी बंदे को गिरफ्तार करती है तो सवाए मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर या बेल बॉन्ड के उस बंदे को रिहा नहीं किया जाएगा। मजिस्ट्रेट एट द स्टेज ऑफ रिमांड जो है वैसे तो 14 दिन का रिमांड देता है, 14 डेज़ का, लेकिन डिस्चार्ज के टाइम पर उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम उसको 7 दिन का रिमांड दे। उस रिमांड के अंदर जो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको देखे कि वाह उसने इन्वेस्टिगेशन की क्या है। अगर तो उसने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर या ठीक नहीं की है और कोर्ट को लगता है कि कोई कॉग्निजेबल और प्राइमा फेशियाई केस नहीं बिल्ड होता, तो एट दैट टाइम कोर्ट क्या करेगी, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको डिस्चार्ज कर देगी। जिसको आगे मजीद केस लॉ ने इंटरप्रेट किया 2008 YLR पेज 1669, जिसके अंदर कहते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है चाहे केस कोर्ट ऑफ सेशन का है या चाहे ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है या चाहे स्पेशल कोर्ट का है, अगर उस कोर्ट की कॉग्निजेंस है तो वो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं डिस्चार्ज कर सकता। कोई अगर छुट्टियों पे कोई मजिस्ट्रेट बैठे हैं, जिस तरह आप जाए, अगर उसकी छुट्टियां आती है, जो वोकेशनल मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 63 के तहत डिस्चार्ज नहीं कर सकते। PLD 2001 लाहौर 271 बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जिसके अंदर कहा गया कि डिस्चार्ज का कतई मकसद ये नहीं है कि उस बंदे को केस से ही रिहा कर दिया गया, उसका केस ख़त्म हो गया, नहीं, उससे बॉन्ड ले लिया गया है इस हद तक कि अगर पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन करके लाती है और मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करती है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ अब मुझे कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए क्योंकि प्राइमा फेशियाई केस अब बनता है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको समन करेगी। अगर वो समन नहीं आएगा तो पहले वेलेबल फिर नॉन वेलेबल वारंट निकाल के उसको अरेस्ट करेगी। रेमेडी क्या है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर डिस्चार्ज का ऑर्डर है तो क्या किया जाएगा, 439 ए के तहत, CRPC के तहत क्या किया जाएगा, रिवीजन फाइल की जाएगी सेशन कोर्ट में, जो कि इन प्रैक्टिस इतनी नहीं है। मोस्टली 561 ए के तहत जो कि इनहेरेंट पावर होता हाई कोर्ट है, उसके अंदर क्या किया जाता है,
क्वाशमेंट फ़ाइल की जाती है हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें हाई कोर्ट क्या करती है, वो जो आपकी पहली इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट होती है, यानी कि सेक्शन 154 की फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होती है उसी को ही कैंसिल कर देती है। जब वही कैंसिल होगी तो केस ही ख़त्म हो गया। तो 561 क्या है, ये रेमेडी है बेसिकली अब्यूज़ ऑफ द कोर्ट की। अगर कोर्ट से कोई ऐसा डिसीजन पास हो गया जिससे उस बंदे की कस्टडी जो है वो या तो जेल हुकाम के पास है या पुलिस हुकाम के पास है, तो सेक्शन 161 के तहत अगर उसकी क्वाशमेंट फ़ाइल की जाती है और क्वाशमेंट के अंदर पुलिस अगर ऑनरेबल जस्टिस साहब देखते हैं कि जी बाकी कोई केस बिल्ट ही नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, उस एफआईआर को डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको एफआईआर को ही कैंसिल कर देते हैं और फोर्थ पे उस बंदे को उसी वक्त ही रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, सेम लाइक 249 और 248। 249 में बेसिकली ये है कि पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेनेंट। मिसाल के तौर पे कंप्लेनेंट ने इस्तगासा फ़ाइल किया, सरसरी शहादतों के बाद मंजूर हो गया, उसके बाद शहादतें भी हमने सपोज कर लिया होगी, सपोज करने के बाद कंप्लेनेंट गायब हो गया, कंप्लेनेंट नहीं आया, दूसरी तरफ से इजरा हुई, वेट करते रहे वो नहीं आया। अगर तो केस नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस बंदे को कहेगी अगर तो कंप्लेनेंट नहीं आया कि भाई स्टेट आप आ गई है, तो लिहाजा इसको कंप्लेनेंट अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर केस बेलेबल इन नेचर है, कंपाउंडेबल है, तो मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि वो उसको एट दैट टाइम क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा कि भाई रिलीज़ कर देगा जी कि आप जाएँ अभी फ़िलहाल, अगर कंप्लेनेंट नहीं आया वो आएगा तो इसको यहीं से ही स्टार्ट कर लेंगे, अभी आप फ़िलहाल जाएँ। लेकिन अगर कॉग्निजेबल केस है, नॉन बेलेबल केस है, तो कोर्ट क्या करेगी, स्टेट को बुला लेगी, प्रोसिक्यूटर को बुला लेगी जी कि आप इसको लेके चलें आगे, अगर कंप्लेनेंट नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। तो इसी तरह 249 और 248 बेसिकली ये है कि अगर कंप्लेनेंट अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेता है, अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लेता है, तो तब कोर्ट क्या करेगी, अगर कोर्ट को लगेगा बिफोर प्रोनाउंसिंग अ डिसीजन कि अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई कुछ सेटिस्फैक्ट्री वजह है जिसकी वजह से ये बंदा क्या कर रहा है, अपनी कंप्लेंट जो है विड्रॉ कर रहा है, अगर कोर्ट को लगता है तो वो क्या करेगी, उसको विड्रॉ कर लेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई अब नहीं, ये किसी दबाव में किया जा रहा है या कोई और ग्राउंड है, कोई और वजह, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उसको कहेगा जी कि कंप्लेंट चलती रहेगी, ये विड्रॉ नहीं होगी, अब मैं सिर्फ अपना डिसीजन दूंगा। 249A और 265K, 249A और 265K ये दोनों प्रोविज़न मजिस्ट्रियल लेवल पे और 265 के कोर्ट ऑफ सेशन लेवल पे। इस लेवल के ऊपर अगर कोर्ट को लगता है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कि कोई प्राइमा फेशी केस तो बिल्ड हो ही नहीं रहा, ना कोई कॉग्निजेबल केस बिल्ट हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट के पास से इख्तियार है कि वो 249A के तहत एक्यूज़ को एट एनी स्टेज आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद, कंप्लेनेंट को सुनने के बाद कोर्ट क्या करेगी, उसको एक्विट कर देगी। इसी तरह 265K में सेशन कोर्ट के पास इख्तियार है कि दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई है कि जी कोई प्राइमा फेशी केस बिल्ट नहीं होता, कोई कॉग्निजेबल केस बिल्ट नहीं होता, तो कोर्ट क्या करेगी, फोर्थ फिर उस एक्यूज़ को एक्विट कर देगी। 265K हमने पहले डिस्कस कर ली है। 265H को 245 के साथ हमने मिला के पढ़ना है। 245 और 265H बेसिकली ये कहता है कि एक 173 की रिपोर्ट आई कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ली, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने कॉपीज़ तकसीम हो गई चलान की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चलान हो गया, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद प्रोसिक्यूशन के गवाह आ गए, उनकी एविडेंस रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद रिस्पोंडेंट साइड से उसके ऊपर जिरा हो गई, तो उस जिरा के बाद जो जज साहब मजिस्ट्रियल लेवल पे और सेशन कोर्ट के लेवल पे जो फैसला अनाउंस करेंगे, उस फैसले को एक्विटल कहा जाएगा कि जब वो पूरा ट्रायल कंक्लूड करने के बाद, जिसके अंदर उन्होंने प्रोसिक्यूशन के गवाह भी लिए, उसके बाद रिस्पोंडेंट साइड के गवाह ने भी इजरा की, रिस्पोंडेंट साइड के जितने भी गवाह थे उन सबको लिया गया, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन के गवाह पे इजरा की गई। उस इजरा के बाद कोर्ट को लगा कि भाई ये जो बंदा है, ये जो रिस्पोंडेंट है, ये बेकसूर है, इसका कोई जुर्म साबित इस पर नहीं होता, तो कोर्ट मजिस्ट्रियल लेवल पे 245 के अंदर
उसको एक्विट कर देगी, जो कि मोस्टली 245 में नहीं किया जाता। नॉर्मली प्रैक्टिस जो है वो 249A के अंदर ही देखी जाती है। और इसी तरह 265H जो है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर एक कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो क्या करती है, उसको एक्विट कर देती है। सेशन कोर्ट के अंदर 265H ही चलता है, के की जो पावर है वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती। 265H के तहत ही पूरा ट्रायल कंक्लूड करने के बाद सेशन कोर्ट क्या करती है, उस शख्स को बिल्कुल एक्विट कर देती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा कोशिश है कि नेक्स्ट हमारा लेक्चर हो बेल के ऊपर, जिसके अंदर हम काइंड्स, उसके बाद हम प्री रेस्ट बेल, पोस्ट रेस्ट बेल, उसके बाद मेरी पूरी कोशिश है कि जितना ये वसी हमारा चैप्टर है बेल का, इसके अंदर जितनी कोशिश हो सके हम केस लॉस को डिस्कस करें, ताकि जितना हो सके हम अच्छा बेल के टॉपिक को समझ सकें। थैंक यू सो मच।